नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं लैंड यूज चेंज कराने में कितना पैसा लगता है इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि ये एक डिटेल वीडियो में सारा कुछ नहीं कवर हो पाएगा, क्योंकि लैंड यूज चेंज कराने के लिए जो शासनादेश है, फिर उसमें बाद में एक संशोधन भी आया है, तो ये सारे मिला के 4-5 वीडियो बन सकते हैं। और इसके लिए मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा जिसमें ये सारे वीडियो संकलित कर दूंगा और इस प्लेलिस्ट का नाम चेंज ऑफ लैंड यूज रख दूंगा, ताकि आप जब भी ज़रूरत पड़े उस प्लेलिस्ट से हमारे सारे वीडियो आराम से सर्च करके देख सकते हैं। तो इस पूरी सीरीज में जो भी वीडियो आप देखेंगे उसमें आप जान पाएंगे कि अलग अलग सर्किल रेट के हिसाब से लैंड यूज चेंज कराने में अलग अलग भूपयोग में कितना पैसा लगता है, क्योंकि भूपयोग अलग अलग होंगे तो सर्किल रेट भी अलग होंगे और लैंड यूज चेंज का जो शुल्क है वो भी अलग अलग होगा। और भूमि के कुल क्षेत्रफल में उसकी क्षेत्रफल के गुणांक के अनुसार कैसे गणना की जाती है, एप्लीकेबल लैंड का एरिया कैसे निकाला जाता है, वो बात करूँगा। और इस लैंड यूज चेंज करने के लिए जो आवेदन करने की प्रक्रिया है वो क्या है, कौन सा आवेदन के लिए परफॉर्मा है, कैसे भरना है, ये सारे लैंड यूज कन्वर्जन से संबंधित बिंदु आप हमारे लैंड यूज कन्वर्जन से संबंधित आने वाले वीडियोज में जान पाएंगे। तो मैं इसका आज पहला वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लैंड यूज की बहुत बड़ी भूमिका है अगर हम कोई नक्शा पास कराना चाह रहे हैं, चाहे वो बिल्डिंग प्लान हो, चाहे कोई लेआउट हो, किसी भी लैंड पर अगर प्लॉटिंग करनी है, चाहे किसी लैंड पर कोई बिल्डिंग बनानी है, तो लैंड यूज के बिना एक कदम कोई भी काम आगे अर्बन प्लानिंग का बढ़ नहीं सकता है। वैसे तो अगर हमें कोई नक्शा पास कराना है तो उसके लिए 4 चीज़ें देखना आवश्यक होता है ज़मीन खरीदने से पहले, और इन चारों चीज़ों में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी 4 चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है, इनके संबंध में मैंने एक वीडियो अभी फ़िलहाल ही बनाया है। उसका आप थंबनेल हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप चाहें तो डिटेल में वो वीडियो देख सकते हैं कि आपको पता लग जाए कि अगर आप एक लीगल प्रॉपर्टी या सेफ प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं जिस पर कि नक्शा पास हो जाएगा, या बड़ी ज़मीन खरीद रहे हैं जिस पर कि लेआउट पास हो जाएगा, तो आपको कौन कौन सी 4 चीज़ें जाननी आवश्यक हैं। इसके लिए आप वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। और आज मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ कि लैंड यूज कन्वर्जन के लिए पूरा जो शासनादेश है उसमें क्या क्या आपको जानना जरूरी है, क्या क्या बताया गया है। तो ये पहला वीडियो है, आपके स्क्रीन पर शासनादेश का पहला पेज है जिसमें मुख्य रूप से संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार और परिभाषाएं दर्शाई गई हैं। तो आज मैं इन्हीं पर बात करूंगा। दोस्तों, लैंड यूज कन्वर्जन के लिए अभी जो प्रभावी शासनादेश है इसका जो संख्या है वो है 2281/8-3-14-194 विविध/14 लखनऊ, और ये दिनांक 11 दिसंबर 2014 से लागू है। हालांकि इसके जो कितने % अलग अलग भूपयोग में चार्जेज लगेंगे, सर्किल रेट से कितने % लगेंगे, इसके संबंध में कुछ संशोधन भी आए हैं। ये संशोधन 10 नवंबर 2020 को आए हैं। तो जब वो वाला बिंदु आएगा परसेंटेज का कि अलग अलग लैंड यूज में कितने % लैंड यूज चार्जेज लगेंगे, तब मैं इस संशोधन के बारे में बात करूंगा। अभी फिलहाल में जो 11 दिसंबर 2014 का शासनादेश है, मूल शासनादेश है, उसकी बात कर रहा हूं। तो आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। ये अधिसूचना उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन 1973 की धारा 38 का की उपधारा 1 के साथ पठित धारा 55 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। अर्थात उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास भू उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण नियमावली 2014, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार के बारे में कुछ बिंदु दिए गए हैं, इससे बात कर लेता हूँ। नंबर 1, यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम भूपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण और संग्रहण नियमावली 2014 कही जाएगी। पॉइंट नंबर 2, एक गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रकाशित होगी। मतलब ये जो गजट है 11 दिसंबर 2014 उसी दिन से ये लागू है, और ये समस्त विकास क्षेत्रों पर लागू होगी। समस्त विकास क्षेत्रों का मतलब है समस्त विकास प्राधिकरणों में, और जो विनियमित क्षेत्र हैं, रेगुलेटेड एरियाज हैं, उनके अंदर भी यही नियमावली लागू होगी लैंड यूज कन्वर्जन के लिए। अब इसका परिभाषाओं वाला बिंदु है वो पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर
2(1) इसमें लिखा हुआ है, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो। इस नियमावली में अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 से है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, क्लियर सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए मैं पढ़ता जा रहा हूँ। पॉइंट नंबर ख, आवेदक का तात्पर्य अधिनियम की धारा 13 के अधीन भू उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति से है, जो एप्लीकेंट है उससे मतलब है। नंबर ग, सर्किल रेट का तात्पर्य भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अधीन संबंधित क्षेत्र में भूमि के सव्यवहार पर स्टाम्प शुल्क के निर्धारण हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिसूचित रेट से है। नंबर घ, टेलीस्कोपिक आधार का तात्पर्य नियम 4 के अधीन दिए गए दृष्टांत के अनुसार की गई गणना से है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, इस नियमावली में अपरिभाषित किंतु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समुन्देशित हैं। मतलब इसमें जो भी अगर कोई शब्द है या परिभाषा है या कोई फ्रेज है जो समझ नहीं पा रहे हैं आप, तो जो यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 है उसमें जो परिभाषित है वही इसका अर्थ माना जाएगा, ये कहने का मतलब है। अब बात करते हैं भू उपयोग परिवर्तन शुल्क का उद्ग्रहण धारा 38 का की उपधारा 1 के बारे में क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी विकास क्षेत्र में किसी भूमि विशेष का भू उपयोग परिवर्तन अधिनियम की धारा 13 के अधीन महायोजना अथवा परिक्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन के फलस्वरूप किया जाता है, तो प्राधिकरण संबंधित भूस्वामी से भू उपयोग परिवर्तन शुल्क लेकर विहित प्रक्रिया के अनुसार और नियम 4 में उल्लिखित रेट पर उद्गृहित करने का हकदार होगा। मतलब जो मास्टर प्लान में लैंड यूज दर्शाए गए हैं उनसे भिन्न अगर कोई एप्लीकेंट भू उपयोग चाहता है तो उसके बारे में यहाँ लिखा गया है कि उसका जो है संबंधित भूस्वामी से भू उपयोग परिवर्तन शुल्क लेकर और जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन करके उसमें लैंड यूज कन्वर्जन का शुल्क लिए जाने का अधिकार इसमें प्राप्त है। परंतु यह है कि भू उपयोग परिवर्तन शुल्क निम्न परिस्थितियों में उद्गृहित नहीं किया जाएगा। तो इस बिंदु में ये दिखाया गया है कि कौन कौन से वो परिस्थितियां हैं जिन पर कि लैंड यूज कन्वर्जन का कोई शुल्क नहीं लगेगा। नंबर 1, जहां किसी भूमि विशेष का भू उपयोग परिवर्तन महायोजना अथवा परिक्षेत्रीय विकास योजना के प्रवृत्त होने के फलस्वरूप हुआ हो। इस बिंदु का जो अर्थ है वो ये है कि पहले अगर कोई महायोजना लागू थी उसमें किसी भूमि विशेष का कोई लैंड यूज निर्धारित था और अब नई महायोजना आ गई है तो पूर्व निर्धारित महायोजना में जो भूमि उपयोग निर्धारित था महायोजना आने की वजह से बदल गया है, परिवर्तित हो गया है, तो वो परिवर्तित ही माना जाएगा, उसके लिए कोई शुल्क अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। ये एक्सप्लेन किया गया है। इसका नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, जहां भूमि केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय निकाय की हो, जहां सरकारी जमीन होगी उस पर भी कोई लैंड यूज कन्वर्जन का चार्ज नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 3, जहां पर पूर्ण या आंशिक रूप से भू उपयोग परिवर्तन शुल्क के भुगतान को अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा छूट प्रदान की जाती है तो भू उपयोग परिवर्तन शुल्क अधिगृहित नहीं होगा। क्लियर है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है कि जहाँ पर गवर्नमेंट ने ही लैंड यूज कन्वर्जन के लिए शुल्क में छूट दे दी है तो वहाँ पर लैंड यूज कन्वर्जन का कोई शुल्क नहीं लगेगा, ये बताया गया है। दोस्तों, इस आंशिक सूचना के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है। इसके बाद जो पार्ट 2 बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो, उसमें बताएंगे कि भू उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण कैसे किया जाता है और उसकी दर क्या होती है, लैंड का जो पूरा एरिया है उसमें भूमि का गुणांक कैसे अप्लाई किया जाता है। तो देखते रहिए मेरा लैंड यूज कन्वर्जन के संबंध में पूरी सीरीज और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।